नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार ओमे एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलर स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन सोलर स्ट्रक्चर को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा पिछली क्लास में जो सोलर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन था उसको रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम सौरमंडल एक समूह है जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि सभी को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग रिकैप करने के क्रम में देखते हैं पहले कि ग्रह को दो भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया था। एक था हमारा टेरेस्ट्रियल या पार्थिव ग्रह, दूसरा था जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह के अंदर हम लोगों ने शामिल किया था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को, और जोवियन ग्रह के अंतर्गत हम लोगों ने शामिल किया था बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को, और प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से दोस्तों बाहर कर दिया गया था क्योंकि वह वरुण की कक्षा को इंटरसेक्ट करता था। अब हम लोगों ने क्षुद्र ग्रह पढ़ा था। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह दोस्तों, क्षुद्र ग्रह मंगल प्लस बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने कई आधारों पे देखा था, जैसे दूरी के आधार पर इनका क्रम था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। उसके बाद आकार के आधार पे हम लोगों ने देखा था। आकार के आधार पे था बृहस्पति, शनि, उसके बाद था अरुण, वरुण, फिर उसके बाद अर्थ के बाद दोस्तों हमारा था शुक्र के बाद फिर आ जाइए मंगल के बाद बुध। द्रव्यमान के आधार पे हम लोगों ने दोस्तों देखा था, सबसे पहले बृहस्पति के बाद शनि। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है कि वरुण पहले आएगा, अरुण बाद में जाएगा। उसके बाद अर्थ के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, मंगल के बाद बुध है। उसके बाद घनत्व के आधार पर देखा था, सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है और सबसे कम घनत्व शनि का है। उसके बाद रिंग देखे थे, जो उसमें रिंग पाया जाता है, तो जो हमारे जोवियन प्लेनेट हैं रिंग हमारा केवल उसी पर पाया जाता है। फिर नंबर ऑफ उपग्रह जो थे उनके, तो हमारे दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, और मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जिसको हम लोगों ने कोड से याद किया था, डॉर्फ प्लैनेट याद कर लो। और उसके बाद एक वहां पर पर्वत पाया जाता है मंगल ग्रह पे, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। यह पर्वत हमारे माउंटेन एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। और दोस्तों, सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या शनि के पास है, जो पहले बृहस्पति के पास थी। लेकिन एट दिस टाइम सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है 82 उपग्रह, और बृहस्पति के पास है 79 उपग्रह। फिर उसके बाद दोस्तों बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। हम लोगों ने इसको गर्लफ्रेंड के कोड से याद किया था। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टिटॉन। जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जिसको गैनीमेड कहते हैं, वो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों। और हम लोगों ने उनकी गति देखी थी, जो परिक्रमण करते हैं दोस्तों। जितने ग्रह हैं सब एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण करते हैं, लेकिन उनकी जो एक्सिस में मूव करते हैं, जो उनका रोटेशन होता है, जो एक्सिस में मूव करते हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जिसका हम लोगों ने कोड बनाया था आशु। आ से अरुण और स से था शुक्र, या इंग्लिश में उसको हम लोग यूवी अल्ट्रावायलेट रे के कोड से याद किया था, यूरेनस या वीनस। और बाकी सब ग्रह अपने एक्सिस पर भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों पृथ्वी से दूरी के आधार पे हम लोगों ने ग्रहों का क्रम देखा था। पृथ्वी से दूरी के आधार पे सबसे पहले था शुक्र, मंगल के बाद फिर हमारा बुध के बाद फिर वही क्रम हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, मतलब इसके आगे की क्लास है हमारा सोलर स्ट्रक्चर के बारे में। सूर्य की
संरचना। इसको हम लोग दो भाग में करके पढ़ेंगे। एक हमारा आंतरिक स्ट्रक्चर, आंतरिक, और दूसरा हमारा बाह्य। पिछली क्लास में जब पढ़े थे कि सूर्य को क्या कहते हैं, सूर्य एक तारा है। तारा इसको क्यों कहते हैं? इसको तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अपना प्रकाश है और अपनी ऊर्जा है, इसलिए इसको तारा कहा जाता है। और जो सूर्य है इसकी आयु, सूर्य की आयु 4.5 बिलियन वर्ष है और इसका द्रव्यमान जो है सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% है। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8% है। अर्थात कि अगर 100 किलो वजन, पूरे सौर मंडल का वजन अगर 100 किलो है तो 99 किलो वजन केवल हमारे सूर्य का है और 1 किलो में बाकी सब है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है जो 73.4% है, और हीलियम हमारा 25% है, बाकी अन्य गैसें हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं दोस्तों। सूर्य के स्ट्रक्चर को 6 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक इंटरनल स्ट्रक्चर, एक आउटर, मतलब एक आंतरिक संरचना और दूसरी बाहरी संरचना। आंतरिक संरचना में कोर, रेडिएटिव जोन या विकिरण मंडल, कन्वेक्टिव जोन या संवहन मंडल। इसकी संरचना को 2 भाग में बांट सकते हैं। सूर्य की संरचना को 2 भाग में बांट सकते हैं दोस्तों। एक है आंतरिक संरचना, आंतरिक, और दूसरा है बाहरी। आंतरिक में 3 है, कोर, विकिरण जोन, और तीसरा हो गया हमारा संवहन मंडल या जोन मंडल। और बाहरी में है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल के बाद है दोस्तों हमारा क्रोमोस्फीयर के बाद है कोरोना। क्रोमोस्फीयर के बाद है कोरोना। अब हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का दोस्तों सबसे आंतरिक भाग है कोर। अगर इसको हम ऐसे कर लें तो सबसे आंतरिक भाग हो गया कोर, ये हमारा कोर है। सबसे आंतरिक भाग हो गया कोर। कोर में दोस्तों क्या होता है, कोर में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। कोर में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। कोर का हाइड्रोजन में हीलियम में परिवर्तन होने के कारण जब ये नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, और जब इसका परिवर्तन होता है तो उसी समय एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। उस समय एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर एनर्जी, यहाँ का तापमान सबसे ज्यादा होता है। यहाँ का तापमान दोस्तों 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो घनत्व है, घनत्व 150 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जैसे जैसे हम कोर से बाहर की तरफ आएंगे तो घनत्व और टेम्परेचर दोनों कम होते जाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, यहाँ पर नाभिकीय संलयन के कारण यहाँ पर संलयन के कारण टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। और दूसरा हो गया हमारा रेडिएटिव जोन, जिसको कहते हैं दोस्तों ए वाला पार्ट। रेडिएटिव जोन में क्या होता है कि यहाँ पर एनर्जी बहुत अधिक होने के कारण, यहाँ का तापमान बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र बन जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र बनने के कारण यहाँ पर जो गैसें होती हैं, यहाँ पर जो है चुंबकीय वेग उत्पन्न होते हैं। और चुंबकीय वेग में
चुंबकीय वेव में गामा किरणें, गामा रे, एक्स रे तथा फोटान निकलते हैं। यहां पर एक्स रे, गामा रे, एक्स रे तथा फोटान उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद जब एक फोटान उत्पन्न होते हैं, यही फोटान जो होता है सूर्य की एनर्जी का वाहक होता है। फोटान सूर्य की एनर्जी का वाहक होता है। वो गंदा बन गया दोस्तों, साफ करके फिर से बनाते हैं। गामा रे, एक्स रेज, फोटान ये फोटान जो होता है सूर्य की एनर्जी का वाहक होता है। इसके बाद फिर आता है हमारा कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन क्या होता है दोस्तों? कन्वेक्शन जोन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यहाँ का हीट का जो यहाँ उष्मा का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्टिव मोड में होता है, संवहन के रूप में होता है। इसलिए इसको कन्वेक्टिव जोन या संवहन मंडल कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, हाइड्रोजन के सेल होते हैं। इन्हीं सेलों से होकर एनर्जी जो उष्मा होती है बाहर निकलती है। हाइड्रोजन के सेल होते हैं, इन्हीं सेलों से होकर उष्मा बाहर निकलती है। ये हो गया हमारा संवहन मंडल। संवहन मंडल के ऊपर हमारा होता है, संवहन मंडल के ऊपर हमारा होता है संवहन मंडल के ऊपर ये हमारा हो गया। इसके बाद आता है हमारा यह फोटोस्फीयर, जिसको प्रकाश मंडल कहते हैं। तो जब दोस्तों यहां से एनर्जी निकलती है, तेज आती है प्रकाश मंडल में, और यही प्रकाश जो है हमें दिखाई देता है। जो फोटोस्फीयर का जो प्रकाश मंडल का प्रकाश होता है, जब हम लोग नीचे से देखते हैं तो यही प्रकाश हमको दिखाई देता है। प्रकाश मंडल का ही प्रकाश दिखाई देता है। तो दोस्तों जब यहां से एनर्जी निकलती है, ये प्रकाश मंडल हो गया। जब यहां से एनर्जी निकलती है, यहां से हाइड्रोजन के सेल से होकर जब एनर्जी बाहर जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक कोर होता है, कोर में जब हाइड्रोजन का संलयन बहुत अधिक होता है, एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। एनर्जी जब बहुत अधिक मात्रा में निकलती है बाहर की तरफ, ये एनर्जी बाहर जाने के कारण बहुत अधिक मात्रा में बाहर जाती है और अपने साथ गैस के जो हाइड्रोजन होते हैं उसके कुछ कणों को भी बाहर लेके चली जाती है। तो जब एनर्जी ये बाहर जाती है तो ये एनर्जी ऐसे हमारे इधर वायुमंडल में चली जाती है, और कुछ एनर्जी जो इसका पोल होता है, कुछ एनर्जी जैसे जो एनर्जी होगी वो फैल जाएगी, वायुमंडल में फैल जाएगी। लेकिन जो इसमें गैस के कण होते हैं, जो इधर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब इसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसी को चुंबकीय आग या चुंबकीय चाप कहा जाता है। यहां पर देखिए, चुंबकीय चाप कहा जाता है, इसी को चुंबकीय उत्तरी नॉर्थ पोल की तरफ जब खींच जाते हैं, इसी को चुंबकीय चाप कहा जाता है। लेकिन जब एक एनर्जी, ये जो प्रकाश था, ये जो उष्मा थी, बाहर होके ये धीरे धीरे लगभग 24 घंटे में, यहां से निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर ये पृथ्वी तक पहुंच जाती है, हमारे अर्थ तक पहुंच जाती है। तो जब ये अर्थ पे पहुंचती है, तो अर्थ पे जब यहां से ये अर्थ पे आई, जब ये प्रकाश मंडल, मतलब इस सौर ज्वाला इसे कहते हैं, इसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब ये पृथ्वी पर आई, तो इस आने के दौरान जो वायुमंडल में गैसें होती हैं, उनसे घर्षण होता है, तो इनसे आवाज निकलती है, जिसको व्हिस्लर कहते हैं। जिसके कारण जब ये चुंबकीय ज्वाला, सौर ज्वाला जो होती है, जब वायुमंडल में गैसें होती हैं, जब उनसे घर्षण होता है इनका, तो इससे आवाज जो निकलती है उसे व्हिस्लर कहते हैं। और इस आवाज के कारण जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन होते हैं वे प्रभावित होते हैं, उनका जो वेव होता है वो प्रभावित होता है। तो व्हिस्लर हो गया। और दोस्तों जब इस लाइट को इसके प्रकाश को अरोरा प्रकाश बोलते हैं, अरोरा
अरोरा प्रकाश, प्रकाश या अरोरा लाइट बोलते हैं, अरोरा प्रकाश बोलते हैं। जब ये प्रकाश, जब ये अरोरा लाइट है, जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, जब दक्षिणी ध्रुव पर वो देखा जाता है तो इसको अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस कहते हैं, ऑस्ट्रेलियासिस कहते हैं। और जब उत्तरी ध्रुव पे देखा जाता है तो इसको अरोरा, अरोरा बोरियालिस कहते हैं, बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस कहते हैं। तो दोस्तों यहां तक हम लोग हो गए। अब दोस्तों हम लोग फिर वापस आते हैं। यहां से जो एनर्जी निकली, यहां से जो एनर्जी हाइड्रोजन के जो ये सेल है इससे होकर निकलती है, इसके ऊपर हमारा पाया जाता है, ये हो गया हमारा प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के ऊपर हमारा है, प्रकाश मंडल के ऊपर हमारा है क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर है। और इसके बाद जो इसका वायुमंडल है, सूर्य का वायुमंडल है, उसके सूर्य के वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसे कोरोना कहते हैं, कोरोना कहते हैं। जब ये एनर्जी यहां से ये ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है तो यहां का टेम्परेचर होता है, यहां का टेम्परेचर होता है, मतलब जो प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। जब यहां से एनर्जी निकली ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब एनर्जी जो है बाहर चली गई, लेकिन जो इनके कण हैं उनका टेम्परेचर, जैसे जो भट्टी से जब आग निकल जाती है, बाहर जाती है, तो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगता है। जब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा तो यहाँ का टेम्परेचर पहुंच जाएगा 4000 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो जो इसकी ऊर्जा होती है वो तो बाहर चली गई, लेकिन जो उसके साथ कण होते हैं, जो इसका ग्रेविटेशनल, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके खिंचाव के कारण ये वापस जाते हैं, वापस जाते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर कम होने के कारण एक स्पॉट सा बन जाता है। यहीं से एक खिंचाव के कारण जब बाहर जाते हैं, टेम्परेचर कम हो 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ जाता है, तो यहां पर एक स्पॉट सा बन जाता है जिसे सन स्पॉट कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं, सन स्पॉट कहते हैं इसे। ये हो गया हमारा सन स्पॉट। लेकिन जब इसको हम टच करते हैं, यहाँ का टेम्परेचर 6000 है और यहाँ का टेम्परेचर 4000 सेंटीग्रेड, तो जो इस पॉइंट का टेम्परेचर 4000 सेंटीग्रेड है, इसको जब हम टच करते हैं तो ये हमको ठंडा महसूस होगा, इसलिए इसको कूलर पैच, कूलर पैच भी कहा जाता है, कूलर पैच भी कहा जाता है। अब दोस्तों बस थोड़ा सा और बचा है। ये हो गया कोर, ये हो गया रेडिएटिव जोन। जब ये प्रकाश यहां से निकलेगा, ये प्रकाश जो हमारा सन स्पॉट है वो ये हमारा 40 डिग्री तक ही बनता है, 40 डिग्री तक ही बनता है। अगर ये इसका हो गया इक्वेटर, ये सूर्य का इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री सेंटी है, 0 डिग्री है, और यह है 40 डिग्री। इसी के अंदर ही सन स्पॉट बनता है 0 से लेके 40 डिग्री तक। इस पॉइंट को सोलर मिनिमा यम है, और इस पॉइंट को सोलर, यहां पर एनर्जी अधिक निकलती है इसलिए इसको सोलर मैक्सिमा और इसको सोलर मिनिमा कहते हैं। लेकिन और यहां से यहां तक एक साइकिल बनती है जिसको
सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। सन स्पॉट साइकिल, सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। एक जब यहां से यहां तक धीरे धीरे बनते 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 यहां बना, फिर यहां बना, फिर यहां बना, फिर यहां बना, यहां तक पहुंचने में इसको लगते हैं लगभग 5.5 साल। स्पॉट साइकिल है ये, सन स्पॉट साइकिल हो गया 5.5 साल ईयर। और फिर जब यहां से दोबारा रिपीट होते हैं, फिर बनते बनते नीचे आते हैं तो 5.5 साल ये हो गया। मतलब एक साइकिल, एक सन स्पॉट साइकिल 11 साल में, 11 वर्ष में सन स्पॉट साइकिल 5 साल में यहाँ पर बनते हुए ऊपर जाता है, इसे यहाँ तक जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं सोलर मिनिमा, क्योंकि 40 डिग्री पर यहाँ पर जो एनर्जी होती है कम निकलती है और इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा निकलती है, इसलिए उसको कहते हैं सोलर ये वाला पॉइंट होगा हमारा सोलर मिनिमा, और ये पॉइंट होगा हमारा दोस्तों सोलर मैक्सिमा। अब दोस्तों दो चीज और बना, हमारा कोरोना क्या है और एक वायुमंडल क्या है। जो सूर्य को अगर देखा जाए तो सूर्य में बेसिक जो उसकी संरचना होती है, केवल उसमें कोर, विकिरण जोन, संवहन जोन, प्रकाश मंडल आता है, जिसको हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। जो वर्णमंडल होता है दोस्तों, जो वर्णमंडल है वह उसका सूर्य का एटमॉस्फेयर, सूर्य का वायुमंडल होता है। ये हमारा सूर्य का वायुमंडल होता है, जो यहाँ से जब फ्लैम निकलते हैं, जब एनर्जी निकलती है, उसके साथ कुछ गैसें निकल के जाती है, इसमें हाइड्रोजन वगैरह गैसें निकल के जाती हैं। तो ये हमारा जो होता है सूर्य का वायुमंडल होता है। जो सूर्य का वायुमंडल है उसे वर्णमंडल या इंग्लिश में इसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, क्रोमोस्फीयर कहते हैं। अब कोरोना दोस्तों क्या है? कोरोना दोस्तों जब हमारा सूर्य का प्रकाश जब यहाँ संलयन के बाद जब यहाँ से एनर्जी उष्मा बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने के बाद जब एनर्जी बाहर निकल गई, बाहर निकलने के बाद जब एनर्जी हमारी जब उसकी उष्मा कम हो जाती है, लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है, 4000 सेंटीग्रेड पर पहुंच जाती है, तो क्या होता है कि वो फिर रिटर्न होने लगती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो खिंचाव होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स का, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, तो यहाँ पर जब वैसे हल्की हो गई तो वो खींचती है, जब खींचेगी ये इधर आएगी, तो उस समय जो सूर्य के ऊपर यहाँ पर उसके वायुमंडल के एकदम बाहरी भाग में एक हल्की लाइट सी दिखाई देती है, एक हल्की लाइट सी दिखाई देती है, और इसी हल्की लाइट को कोरोना कहा जाता है दोस्तों, कोरोना। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, क्योंकि मुकुट सिर पे सबसे बाहर होता है, इसलिए इसको सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। बस दोस्तों हमारी क्लास एक बार समाप्त हुई। दोस्तों एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, जब ये हमारा कोरोना कब दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है हमारा कोरोना सबसे पहले दिखाई देता है। कोरोना हमारा सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। वायुमंडल भी सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, लेकिन जो सबसे पहले दिखाई देता है वो हमारा होता है कोरोना। कोरोना हमारा सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। बस दोस्तों यहीं पर मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने इसमें सब कुछ दे रखा है, सब कुछ बता रखा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों जब आप अपने लोगों के बीच में शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी उसे देखेंगे और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। और दोस्तों साथ में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।